हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो अभी तक हमने इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की जो थ्योरीज़ हैं, हम 2 थ्योरीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट 1 वाली वीडियो में। सो दीज वर द 2 थ्योरीज दैट वी हैव ऑलरेडी डन। रीइंफोर्समेंट इफेक्ट मॉडल हम कर चुके हैं एंड बैलेंस थ्योरी भी हम लोग कर चुके हैं। सो ये जो हमने 2 थ्योरीज अभी आप लोगों ने स्क्रीन पे देखी, ये 2 थ्योरीज हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इंटरपर्सनल अट्रैक्शन थ्योरीज का पार्ट 1, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट 1 वाली वीडियो ज़रूर देख लें, जिसमें हमने ये पहले 2 थ्योरीज कवर कर ली है। तो अगर नहीं देखी है तो ऊपर लिंक पॉपअप हो रहा होगा, उसे क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने पार्ट 1 की जो लिंक है वो लीव कर दी है। सो आई होप आप लोग वो वीडियोस देख लेंगे। एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद जो बची हुई 2 थ्योरीज हमें करनी थी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी एंड इक्विटी थ्योरी। तो जो नेक्स्ट थ्योरी यानी कि जो थर्ड थ्योरी हमारी आती है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की, वो है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। ये एक लौती थ्योरी है जो काफ़ी वास्ट थ्योरी है और इसको हम काफ़ी डिटेल में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसी वजह से आई क्रिएटेड अ डिफरेंट पार्ट फॉर इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सो ये थ्योरी दी किसने थी? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय थिबॉट एंड केली इन द ईयर ऑफ 1959। तो 1959 में आई थी सोशल एक्सचेंज थ्योरी। और क्या कहती है ये थ्योरी? इज इट proposes that behavior is the result of an exchange process। तो सोशल एक्सचेंज, जैसा कि हमें नाम ही सुनने में आ रहा है एक्सचेंज, तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी बेसिकली हमें यही बता रही है कि हमारा ह्यूमंस का जो भी बिहेवियर होता है वो रिजल्ट होता है एक एक्सचेंज प्रोसेस का। और इस एक्सचेंज प्रोसेस का पर्पस क्या होता है? इस एक्सचेंज प्रोसेस का पर्पस होता है टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स एंड टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ठीक है, कि हमें जो एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू जो बेनिफिट होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए और जो कॉस्ट होनी चाहिए, यानी कि जिसे हम नेगेटिव सोचते हैं, कॉस्ट मतलब कुछ देना पड़े जिसमें, वो जो है कम होना चाहिए। नाउ व्हेन कॉस्ट्स they outweigh the rewards, people will terminate or abandon that relationship। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कॉस्ट है यानी कि कुछ जो हमें देना पड़ेगा एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए, जब वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएंगे रिवॉर्ड से, यानी कि हमें मिल कम रहा है और देना ज़्यादा पड़ रहा है किसी रिलेशनशिप में, तो लोग क्या करेंगे? वो उस रिलेशनशिप को या तो ख़त्म कर देंगे, ठीक है, दे विल टर्मिनेट दैट रिलेशनशिप, या फिर टोटली ही उसे अबैंडन कर देंगे, बिल्कुल ही उसके रिलेशनशिप के बारे में सोचना छोड़ देंगे। राइट, तो ये है सोशल एक्सचेंज थ्योरी का क्रक्स, कि हमें वो बेसिकली क्या बता रही है कि हम एक एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू बिहेवियर रखते हैं अपना। इस एक्सचेंज प्रोसेस का पर्पस होता है कि हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले और हमें रिलेशनशिप में देना कम कर पड़े, यानी कि कॉस्ट जो है वो कम रहे। पर अगर कॉस्ट रिवॉर्ड से ज़्यादा हो जाती है, देना ज़्यादा पड़े और मिलता कम हो, तो फिर जो लोग हैं वो रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर देते हैं। Now how people feel about a relationship depends upon 3 things। कि लोग किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप का रिलेशन हो या रोमांटिक रिलेशन हो या पेरेंट्स के साथ रिलेशन हो, हाउ पीपल फील अबाउट दैट रिलेशनशिप वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो फर्स्ट चीज़ है दैट इज़ रिवॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप, कि किसी भी रिलेशनशिप में जब आप हो तो उससे आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, कितनी चीज़ें मिल रही है और कितनी चीज़ें आपको देनी पड़ रही है। सेकंड जो है वो है कंपैरिजन लेवल, और थर्ड जो है दैट इज़ कंपैरिजन लेवल फॉर ऑल्टरनेटिव्स। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको हम इन डिटेल अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो कीप इन माइंड ये 3 चीज़ें अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है रिवॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप। ये काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन करता है लोगों की थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप को। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिवॉर्ड्स होते क्या हैं। दीज आर द थिंग्स दैट इंडिविजुअल गेट्स आउट ऑफ द रिलेशनशिप, सच एज क्या क्या चीज़ें हो सकती है? फन भी हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, कंपेनियनशिप हो सकती है, सोशल सपोर्ट हो सकता है, इकोनॉमिकल सपोर्ट भी हो सकता है कि मे बी मनी मिल रहा है उस रिलेशनशिप से। राइट, तो रिवॉर्ड्स आर ऑल द थिंग्स जो एक इंडिविजुअल को रिलेशनशिप से मिलता है। कॉस्ट क्या होती है?
कॉस्ट बेसिकली इज इन्वॉल्विंग द थिंग्स दैट आर सीन एज नेगेटिव। तो कॉस्ट को हम बेसिकली नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव टू द इंडिविजुअल, जैसे कि उनको अपना टाइम बहुत ज़्यादा डालना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा मनी डालना पड़ रहा है रिलेशनशिप को चलाने के लिए, या एक्सट्रीमली हाई एफर्ट पुट इन करना पड़ रहा है इनटू अ रिलेशनशिप। तो ये होता है रिवॉर्ड जो कि एक इंसान को रिलेशनशिप से मिलता है, ये होता है आपका कॉस्ट जिसे हम नेगेटिव देखते हैं जो कि एक इंसान को रिलेशनशिप में डालना पड़ता है। अब 3 पोटेंशियल कॉस्ट हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि टाइम मनी एफर्ट 3 पोटेंशियल कॉस्ट हैं। बेसिकली जितने भी वैरायटी ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। अब वो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या होती है? इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी एंड द पर्सनल कॉग्निटिव और इमोशनल इन्वेस्टमेंट दैट इज पुट इनटू एन एक्सचेंज बाय द एक्टर्स इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे एक्टर्स कौन है? एक्टर्स आर द पीपल जो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। तो ये जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें जो एनर्जी या फिर अपना पर्सनल कॉग्निटिव इन्वेस्टमेंट यानी कि दिमाग लगाने वाला जो काम होता है या फिर इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो डालना पड़ता है, उन सारे कॉस्ट को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ठीक है। दे आर इन्वेस्टिंग देयर इमोशनल एनर्जी, देयर कॉग्निटिव एनर्जी इनटू द रिलेशनशिप। द सेकेंड कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, जो एकदम डायरेक्ट दिख रहा है कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे कि टाइम हो गया, ठीक है, कि पूरा दिन रहना पड़ रहा है उस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, या फिर 1 आवर रहना पड़ रहा है, या फिर 10 आवर्स रहना पड़ रहा है, तो टाइम हो गया। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, जैसे मनी हो गया, हाउस हो गया, कार हो गया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो विजिबल नहीं है, कि आप कितना इमोशनल इन्वेस्टमेंट डालते हो, कितना कॉग्निटिव इन्वेस्टमेंट डालते हो किसी रिलेशनशिप में, वो आप किसी को विजिबल नहीं करा सकते, राइट। नोबडी कैन सी इट फ्रॉम आउटसाइड। पर डायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि टाइम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, वो बाहर से लोग देख सकते हैं, राइट। दे कैन कमेंट कि अरे ये तो बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप में, या ये तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज डालते हैं, राइट। Then the third cost, which is again an important cost, is the opportunity cost. Opportunity cost basically क्या कहता है? It represents the possible rewards that may be lost as a result of the relationship or the social exchange. इसका basic example या basic मतलब ये होता है कि आप supposingly एक relation में हो, ठीक है, तो अगर आप उस रिलेशनशिप में नहीं होते तो आपको जो जो रिवॉर्ड्स मिलते उसका लॉस हो रहा है क्योंकि आप उस एक रिलेशनशिप में हो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक सॉर्ट ऑफ कॉस्ट होता है जो आप डालते हो कि अगर आप उस रिलेशन में नहीं होते तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉसिबल रिवॉर्ड्स, पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी जो अब नहीं मिलेगी क्योंकि आप एक रिलेशन में हो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल जो है वो होता है पेरेंट्स का, ठीक है। पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप होता है अपने चिल्ड्रन के साथ, वो बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करते हैं ताकि वो अपने चाइल्ड की पॉजिटिव ग्रोथ कर सकें, राइट। सो दे सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट दे कुड हैव गॉट, पर उन सब चीज़ों को सैक्रिफाइस करते हैं ताकि वो अपने चिल्ड्रन को रिस्पॉन्सिबली रेज कर सकें, राइट। तो ये हो गए आपके 3 टाइप के पोटेंशियल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिवॉर्ड्स एंड कॉस्ट। अब जो सेकंड चीज़ है जिस पे लोगों का परसेप्शन अबाउट हाउ दे थिंक एक रिलेशनशिप होता है वो है कंपैरिजन लेवल। अब कंपैरिजन लेवल क्या है कि जो आउटकम होता है दैट हैज़ टू बी इवैल्यूएटेड अगेंस्ट सर्टेन स्टैंडर्ड्स। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हम इवैल्यूएट करते हैं आउटकम्स को। कंपैरिजन लेवल बेसिकली होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज पीपल्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट द आउटकम्स और द लेवल ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स दैट दे एक्सपेक्ट। तो सपोजिंगली आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो या रोमांटिक पार्टनर के साथ हो, तो
एवरीबडी हैज़ सम एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ अ रिलेशनशिप। अगर आप एक फ्रेंड्स के ग्रुप में हो और अपने फ्रेंड के साथ आपका एक रिलेशनशिप है तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे। यू विल हैव सम एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिवॉर्ड्स कि मेरा फ्रेंड मेरे लिए ये चीज़ें कर सकता है या कर सकती है, या कुछ पनिशमेंट के आउटकम्स या एक्सपेक्टेशंस भी होंगे कि ये चीज़ें मेरा फ्रेंड या मेरी फ्रेंड कभी नहीं करेगा या करेगी, राइट। सो हम सबकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और रियलिटी को, यानी कि रियलिटी में जो इंसान, जो हमारा पार्टनर या फिर हमारा फ्रेंड या फिर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, उस रियलिटी को हम कंपेयर करते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं आउट ऑफ एनी रिलेशनशिप, वी कंपेयर दोज एक्सपेक्टेशंस विद द रियलिटी कि असल में क्या हो रहा है और मैंने एक्सपेक्ट क्या किया था। दैट इज कंपैरिजन लेवल। ये एक्सपेक्टेशन हमारे लिए कंपैरिजन लेवल होता है जिसके साथ हम आउटकम को, यानी कि रियलिटी को कंपेयर करते हैं। जिन लोगों का हाई कंपैरिजन लेवल होता है, हाई कंपैरिजन लेवल बेसिकली क्या होता है कि वो बहुत सारे रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं। दे एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स। उन्हें हमेशा लगता रहता है कि ये रिलेशनशिप मुझे ही हर चीज़ देता रहे और मुझे कम चीज़ें देनी पड़े। सो दोज पीपल हु एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स एंड अ फ्यू कॉस्ट्स इन देयर रिलेशनशिप, उनका बोला जाता है कि बहुत हाई कंपैरिजन लेवल होता है, ठीक है। तो दे विल बी अनहैप्पी एंड अनसेटिस्फाइड इन देयर रिलेशनशिप अगर उनका जो रिलेशनशिप का आउटकम है इट डज नॉट मैच देयर एक्सपेक्टेड कंपैरिजन लेवल। तो क्योंकि जिन लोगों का हाई कंपैरिजन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि हमें रिलेशन से बहुत सारी चीज़ें मिलती रहे और हमें कम देना पड़े, हमें फ्यू कॉस्ट पड़े रिलेशनशिप के लिए। तो जो भी आउटकम होता है फिर उनके रिलेशनशिप का, उनके पार्टनर जो भी रिवॉर्ड्स या जो भी कॉस्ट देते हैं उस आउटकम को वो कंपेयर करते हैं अपने इस कंपैरिजन लेवल से जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। अगर वो आउटकम, यानी कि उनका जो रिलेशनशिप है वो मैच नहीं कर पाता उनके कंपैरिजन लेवल से, उनके एक्सपेक्टेड कंपैरिजन लेवल से, देन दोज पीपल दे विल ऑलवेज रिमेन वेरी अनहैप्पी एंड वेरी अनसेटिस्फाइड विद देयर रिलेशनशिप। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा लो कंपैरिजन लेवल होता है, ठीक है। वो लोग कोई हाई लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स या फिर फ्यू कॉस्ट ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। वो एक ऐसे रिलेशनशिप में भी हैप्पी रह सकते हैं जो कम रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करे और मतलब कॉस्टली पड़े उनके लिए। वाई ऐसा क्यों करते हैं कुछ लोग? क्यों कुछ लोग कम रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं? बिकॉज दे टेंड टू एक्सपेक्ट दैट रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट और कॉस्टली ही होते हैं। उन्हें पहले से ही एक दिमाग में बात बैठी होती है उनके कि कोई भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बहुत ज़्यादा उसमें टाइम और काफ़ी सारा कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता है। सो बिकॉज उनको ऑलरेडी ऐसा लगता है कि अरे बहुत सारा कॉस्ट हमें देना पड़ेगा, तो वो रिटर्न में फ्यू रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं। और क्योंकि वो फ्यू रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनका कंपैरिजन लेवल भी बहुत कम है। तो इन रिटर्न उनके जो रिलेशनशिप पार्टनर है, वेदर दे आर फ्रेंड और एनी अदर रिलेशनशिप दे आर इन, अगर वो कुछ ज़्यादा दे देते हैं, ज़्यादा रिवॉर्ड्स दे देते हैं, तो दीज पीपल बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी। अगर वो कुछ ज़्यादा नहीं देते तो भी दे रिमेन हैप्पी बिकॉज उनके जो एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स है वो ऑलरेडी डिमांड्स उनकी कम है। तो दिस वॉज अबाउट कंपैरिजन लेवल। जो थर्ड है जिस पे डिपेंड करता है लोगों का थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स इज कंपैरिजन लेवल फॉर ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया है, ऑल्टरनेटिव्स। What it focuses on is, it focuses on the potential alternatives to the relationship and it influences the person's degree of commitment. अभी potential alternative का basic मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक relationship में हूँ, supposingly मेरी एक friend है and we are very good friends, लेकिन मुझे कुछ पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव्स बाहर नज़र आते हैं, मुझे बाहर कुछ और लोग भी नज़र आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड है उससे ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स मुझे मिल सकते हैं जो मुझे ज़्यादा रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे और जो जिनके साथ मैं ज़्यादा खुश रहूँगी, तो उन्हें बोलते हैं पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव्स। तो अगर मुझे ऐसे पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव्स दिखने लग जाएं तो मेरा जो डिग्री ऑफ कमिटमेंट होगा विद माई फ्रेंड दैट विल इवेंचुअली डिक्रीज। क्यों? क्योंकि मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपने फ्रेंड को छोड़ के दूसरे फ्रेंड्स के पास जाऊँ जो मुझे पोटेंशियली
अच्छे लग रहे हैं, जो मुझे ज़्यादा रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो पीपल में हैव द परसेप्शन दैट दे कुड बी इन अ बेटर रिलेशनशिप। उनको ये लगने लग जाए कि जिस रिलेशनशिप में हम ऑलरेडी हैं उससे एक ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप हम डिज़र्व करते हैं, या फिर उससे ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप में वी कैन बी दैन द वन दे आर एक्चुअली इन और द करंटली दे आर इन, ठीक है। सो पीपल हु एक्सपेक्ट दैट द ऑल्टरनेटिव्स कुड बी वर्स दैन दे ऑलरेडी हैव, उनका हो जाता है लो कंपैरिजन लेवल फॉर ऑल्टरनेटिव्स। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ फिशेस इन द सी, ठीक है, कि ऐसे तो बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे हैं और मैं एक ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप में हो सकता या हो सकती हूँ दैन द वन आई एम करंटली इन। उन लोगों का होता है बहुत हाई कंपैरिजन लेवल फॉर ऑल्टरनेटिव्स। पर जिन लोगों को लगता है कि जिस रिलेशनशिप में आई एम ऑलरेडी इन, अगर मैंने उस रिलेशनशिप को चेंज किया तो इससे भी बदतर कुछ मुझे मिल सकता है या इससे भी वर्स रिलेशनशिप मुझे मिल सकता है, तो उन लोगों का क्या होता है, एक लो कंपैरिजन लेवल होता है फॉर ऑल्टरनेटिव्स, और वो लाइकली होते हैं कि चाहे रिलेशनशिप कितना भी कॉस्टली हो रहा हो, स्टिल दे विल स्टे इन दैट कॉस्टली रिलेशनशिप, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे कंपैरिजन लेवल जो था हाई एंड लो, दिस वाज बेस्ड अपॉन कॉस्ट एंड रिवॉर्ड, कि कितना कॉस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं। ये वाला जो हमने कंपैरिजन लेवल हाई लो देखा, दिस इज बेस्ड ऑन कि वो क्या सोचते हैं पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, दैट कैन दे बी इन अ बेटर रिलेशनशिप और द रिलेशनशिप दे आर ऑलरेडी इन इज गुड, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट आपका सोशल एक्सचेंज थ्योरी। अब इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं, राइट, लाइक एवरी थ्योरी हैज़, सोशल एक्सचेंज थ्योरी ऑल्सो हैज़ सर्टेन क्रिटिसिजम्स। एक जो इसका क्रिटिसिज्म है कि जो ज़्यादातर रिसर्च की गई है सोशल एक्सचेंज थ्योरी बनाने के लिए, that has been conducted on short term relationships with student samples, ठीक है। तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी को बनाने के लिए जितनी भी अभी तक रिसर्च कंडक्ट की है, वो सारी रिसर्च जो है एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप पे कंडक्ट की गई है, ठीक है, और वो भी स्टूडेंट्स के साथ कंडक्ट की गई है। सो देयरफॉर हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत कम रिसर्च कंडक्ट की है जो मैरिड रिलेशनशिप्स होते हैं उनके ऊपर, या एक वाइड पॉपुलेशन के ऊपर बहुत कम रिसर्च जो है वो कंडक्ट की है। तो दिस इज़ वन क्रिटिसिज्म। The second criticism is that in many relations, especially जो long term sexual relationships होते हैं, उसमें जो people होते हैं they do not behave only by maximizing their profits। वो सिर्फ ये चीज़ नहीं देखते कि उनको कितने rewards मिलेंगे या उनको कितना input देना पड़ रहा है। They also have other things to look after, right? They have to look after the society, they have to look after their children if they have any। तो उनके पास काफ़ी सारे और भी factors होते हैं जिन पे उनका relationship कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। सो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ सोशल एक्सचेंज थ्योरी। नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ थ्योरी। अगेन दिस फोर्थ थ्योरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि है इक्विटी थ्योरी। Equity theory was given by Humans in 1961 and then it was modified by Wolster in 1978, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, Humans and Wolster। अब इक्विटी थ्योरी बेसिकली कहती क्या है, ये हमें जानना ज़रूरी है। इट प्रपोजेज दैट पीपल आर नॉट सिंपली आफ्टर द मोस्ट रिवॉर्ड्स एंड लेस कॉस्ट, दे ऑल्सो नीड इक्विटी एंड फेयरनेस। तो जो पहले वाली थ्योरी थी सोशल एक्सचेंज थ्योरी, जिसमें सारी चीज़ें रिवॉल्व कर रही थी रिवॉर्ड्स एंड कॉस्ट पे, कि रिलेशनशिप कितना रिवॉर्ड देगा, कितना कॉस्ट देगा, तो ही हम उसे ज्वाइन करेंगे, तो ही हम उसे कंटिन्यू करेंगे। इक्विटी थ्योरी ने उस सब को नल एंड वॉइड कर दिया। इक्विटी थ्योरी ने बोला कि जो रिलेशनशिप में है उन लोगों को इक्विटी एंड फेयरनेस भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो कॉस्ट रिवॉर्ड पे ऑफ होता है, इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली द सेम फॉर बोथ द पार्टीज, और इसी चीज़ को हम कहते हैं इक्विटी। इक्विटी होता क्या है, दैट इज इक्वल, है ना। फेयरनेस, इक्विटी, सबका मतलब होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे, फेयरनेस रहे, कोई चीटिंग ना हो। तो जो कॉस्ट रिवॉर्ड पे ऑफ है बेसिकली अकॉर्डिंग टू इक्विटी थ्योरी, दैट कॉस्ट रिवॉर्ड पे ऑफ इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली द सेम। जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं इन द रिलेशनशिप, उनके लिए कॉस्ट रिवॉर्ड पे ऑफ सेम होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली।
पर जो इनइक्विटेबल रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी कि जिसमें कॉस्ट रिवॉर्ड पे ऑफ सेम नहीं होता, उसमें द वन पर्सन दैट पर्सन फील्स ओवर बेनिफिट, ठीक है, और जो दूसरा होता है उसे अंडर बेनिफिटेड फील होता है। तो इनइक्विटेबल रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि एक पर्सन तो सारे के सारे रिवॉर्ड्स ले रहा है, बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उसे, और अंडर बेनिफिटेड होता है दूसरा इंसान जिसको बहुत कम रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं और उसे ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप में भी इंडिविजुअल्स हैप्पी नहीं रहते, बिकॉज यहाँ पे कोई इक्विटी नहीं हो रही है, कोई फेयरनेस नहीं हो रहा है। एक इंसान को ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं और दूसरे इंसान को ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ रहा है। बोथ अंडर बेनिफिटेड as well as over benefited partners could feel uneasy and they are motivated to restore equity। तो चाहे वो पार्टनर ओवर बेनिफिटेड हो, यानी कि उसे कुछ ज़्यादा ही रिवॉर्ड्स मिल रहे हों, या फिर अंडर बेनिफिटेड हो, यानी कि उन्हें बहुत कम रिवॉर्ड्स मिल रहे हों, दोनों को ही अनईजी लगता है। हाउएवर जो अंडर बेनिफिटेड पार्टनर्स होते हैं, यानी कि जिनको बहुत कम रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उनको ज़्यादा अनईजी लगता है एज कंपेयर टू जो ओवर बेनिफिटेड होते हैं, right? After that we have to study about equity in long term relationships। तो एक जो हमने क्रिटिसिज्म सोशल एक्सचेंज थ्योरी का देखा था वो यही था कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी में कोई भी स्टडी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे नहीं करी गई है, बट जो इक्विटी थ्योरी है उसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे भी स्टडी हुआ है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि ये इक्विटी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कैसे देखी जाती है। तो the notion of equity does not operate in long-term relationships the same way it does in new or less intimate relationships। तो ये जो नोशन है इक्विटी का कि सब कुछ फेयर होना चाहिए, जितना हम दे रहे हैं रिलेशनशिप में उतना ही हमें वापस मिलना चाहिए, दोनों एक्टर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन द रिलेशनशिप दे शुड गेट इक्वल अमाउंट्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड कॉस्ट। तो ये जो नोशन है इक्विटी का वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में ऑपरेट नहीं करता द सेम वे जैसा कि वो किसी नए या फिर लेस इंटीमेट रिलेशनशिप में ऑपरेट करेगा। द मोर वी गेट टू नो समवन, the more reluctant we are to believe that we are simply exchanging favors and less inclined we are to expect immediate compensation for a favor done। अब इसका इस लाइन को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बेसिकली क्या हो सकता है कि अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो मे बी आपकी एक फ्रेंडशिप है जो 4 to 5 years पुरानी है और मोर देन दैट, ठीक है, और एक फ्रेंडशिप है जो सिर्फ 1 month या 2 months ओल्ड पुरानी है, ठीक है, या इवन लेस देन दैट। तो उन दोनों में क्या होगा, मे बी जो 4 to 5 years पुरानी फ्रेंडशिप है उन्होंने आपसे कोई फेवर मांगा, उन्होंने बोला कि यार उस क्लास के ना नोट्स प्लीज़ मुझे सेंड कर देना। सो यू विल सेंड दैट नोट, ठीक है, आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने फेवर किया है उस पर नोट्स सेंड करके, ना ही आपको कोई इमीडिएट कॉम्पनसेशन चाहिए होगा, राइट। आपको ऐसा भी फील नहीं होगा कि अरे मैंने उसे नोट्स दिया तो उसे भी कुछ ना कुछ तो मुझे वापस रिटर्न में देना चाहिए सो एज टू कॉम्पनसेट माई फेवर। तो आपको उस केस में ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है। बट जो आपका न्यूली फॉर्म्ड फ्रेंड है या जो लेस इंटीमेट रिलेशनशिप है, मे बी 1 month ओल्ड फ्रेंडशिप है, उस फ्रेंड ने आपसे अगर नोट्स मांगे तो जब आप उन्हें नोट्स दोगे तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली आपके माइंड में होगा कि अरे मैंने इस पे ना फेवर किया है, एंड ऑल्सो यू विल एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ इमीडिएट कॉम्पनसेशन। किस फॉर्म में कि नेक्स्ट टाइम जब आपको नोट्स चाहिए हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो यू विल ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट कि मैंने उस पर फेवर किया था एंड नाउ दैट पर्सन इज ऑब्लाइज्ड टू गिव मी नोट्स अगेन क्योंकि मैंने भी उसको नोट्स दिए थे। सो दिस इज द थिंग कि जो इक्विटी है, ये जो फेयरनेस की हम बातें कर रहे हैं कॉस्ट एंड रिवॉर्ड में, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं काउंट होती, वो सिर्फ जो आपके शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स हैं या जो न्यूली फॉर्म रिलेशनशिप है उसमें काउंट होती है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो लिंक है दूसरे वीडियोस की ऑन इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जिसमें हमने मीनिंग, डिटर्मिनेंट्स एंड 2 थ्योरीज डिस्कस की हुई हैं, उन सब की लिंक मैंने वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।